एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। ओके, ये वीडियो अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी मेंस की कर रहे हो, या फिर उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें कि जीके पूछा जाता है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम उसको कवर करेंगे। ओके, और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए, ये वीडियो ट्रिक से नहीं होगा। इस वीडियो में हम ट्रिक से नहीं पढ़ने वाले हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब हम सेपरेट पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, तब हम उसमें ट्रिक का यूज़ करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो स्टोन एज जिसको पाषाण काल कहा जाता है, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक काल यानी कि वैदिक पीरियड, महाजनपद पीरियड, मौर्य काल यानी कि मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्योत्तर काल, एंड गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्त काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्तोत्तर काल, अर्ली मेडिवल यानी कि पूर्व मध्य काल। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं आज एंशिएंट हिस्ट्री में, राइट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एरा ऑफ प्री हिस्टोरिक टाइम्स कॉल्ड? तो प्राक ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? ठीक है, पहले युग को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पूरा पाषाण युग, जिसको पैलियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, सोर्सेज के अकॉर्डिंग हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक। अब ये जो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं इसके अंदर क्या क्या आता है, तो देखिए, प्री हिस्टोरिक में उन चीज़ों को रखा गया है, उन साक्ष्य को रखा गया है जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्धि नहीं है। ठीक है, लिखित साक्ष्य, रिटर्न जो साक्ष्य है, ओके, जो प्रूफ है वो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें किसको रखा गया? प्री हिस्टोरिक को, जैसे कि पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। ओके, प्रो हिस्टोरिक में उनको रखा गया है जिसके लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है, मिल गए वो, ठीक है, बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, तो जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। ओके, हिस्टोरिक में क्या आता है कि लिखित साक्ष्य अवेलेबल है बट उनको पढ़ा भी जा सका है। इसमें क्या है कि पढ़ा जा सका है, जैसे कि वेद वगैरह। ठीक है, वेद वगैरह पढ़ सकते हैं, ओके, क्योंकि इनके लिखित साक्ष्य क्या है, अवेलेबल है, राइट। अब देखिए, पाषाण काल जो है, ठीक है, जो जिसको स्टोन एज कहा जाता है, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में, जिसको पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, प्री हिस्टोरिक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पाषाण काल को पढ़ते हैं, और पाषाण काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, तो देखिए, आप लोग ये टॉपिक्स बहुत बार पढ़ भी चुके होंगे, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट ही की है, तो भी ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से देखते जाना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो इन विच पीरियड वर द फर्स्ट स्टोन टूल कॉल्ड? ठीक है, स्टोन टूल फाउंड, तो कहाँ पे पाया गया? तो देखिए, ऑप्शन बी, यानी कि पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज में पाया गया। ठीक है, तो देखिए, पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था ना, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, तो किस में पाया गया? तो ये पैलियोलिथिक वाले में ही पाया गया, जो पहला जो कैटेगरी है जिसमें डिवाइड किया गया स्टोन एज को, यानी कि पूरा पाषाण काल में ही पत्थर के औजार पाए गए थे। ठीक है, तो देखिए, जो आखेटक वगैरह थे, जो घूम घूम के शिकार करते थे, तो उस टाइम इतने इक्विपमेंट्स तो थे नहीं। ओके, तो क्या हुआ, वो लोग पत्थरों का यूज करके औजार बनाते थे और अपना शिकार करते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल को, पहले युग को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो यह भी हमने पढ़ लिया कि प्री हिस्टोरिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स सिटी प्लानिंग? तो निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर आप पहुंच ही गए होंगे आंसर तक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है कि अपनी नगर नियोजन के लिए फेमस थी। अब देखिए, जितना अच्छा उस टाइम नगर नियोजन था, प्रॉपर नालियाँ बनी थी, प्रॉपर रोड बने थे, रोडें बहुत चौड़ी बनी थी। ओके, स्नान करने के लिए स्नानागार बना हुआ था। आज भी इतनी अच्छी फैसिलिटीज तो अब है ही नहीं। तो उस टाइम का जो सिविलाइजेशन था उसको क्या कहा गया? बेस्ट नगर नियोजन। ओके, तो सिटी प्लानिंग कौन सा फेमस है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, देखिए, मेन फीचर्स क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि टाउन प्लानिंग यानी कि नगर नियोजन के लिए फेमस है, ड्यू टू
द फर्स्ट नोन एंशियंट साइट कॉल हड़प्पा। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो पहली साइट मिली थी वो हड़प्पा मिला था, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग। तो लेफ्ट वाले को राइट से मैच करना है। तो यहाँ पे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, तो ये क्या है, तो ये हड़प्पा की साइट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे फेमस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली थी। आप देखिए मोहनजोदारो में क्या पाया गया था, ये हमें मैच करना है। तो मोहनजोदारो में मिला था द ग्रेट बाथ। ओके, सो ए के साथ हो जाएगा 4 वाला। हड़प्पा में हमें क्या मिला था, तो हड़प्पा में मिला था स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट। ओके, तो फर्स्ट के साथ इसका मैच हो जाएगा। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन राजस्थान, तो कालीबंगन में जो कृषि है कुछ हल वगैरह के साक्ष्य मिले थे। ओके, तो प्लो मार्क हो जाएगा। ओके, लोथल देखिए, तो लोथल क्या था, गुजरात में है। ओके, तो लोथल एक क्या था, पोर्ट था, बंदरगाह था, जहां से लोग व्यापार करते थे उस टाइम, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 का ए, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 2, राइट। सो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। ठीक है, तो देखिए मोहनजोदारो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी पाई गई है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ऑप्शन बी ग्रेट ग्रैनरी, यानी कि ग्रेट ग्रैनरी जिसको अन्नागार भी कहते हैं, जहाँ पे अनाज वगैरह को स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो इसके साक्ष्य मिले हैं। सो देखिए ग्रेट ग्रैनरी जो है मोहनजोदारो का, जिसको विशाल अन्नाघर भी कहते हैं, यानी कि अनाज का घर। ओके, विशाल अन्नागार यानी कि अनाज का घर, ये 45.72 मीटर लॉन्ग था एंड 22.86 मीटर वाइड था। ओके, जो बिगेस्ट बिल्डिंग थी, ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ओके, अगला देखिए ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। तो एक ग्रेट बाथ भी मिला था, यानी कि स्नानागार भी मिला था, और इसका जो लेंथ था ओके वो 55 मीटर था नॉर्थ से साउथ तक, और कितना चौड़ा था ये, ईस्ट से वेस्ट तक 7.33 मीटर। ठीक है, तो सबसे बड़ा बिल्डिंग आपको याद रखना है ग्रेट ग्रैनरी। ओके, और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा है, तो देखिए विशाल स्नानागार भी मिला था। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा फेमस है हिंदू घाटी सभ्यता का। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था। तो देखिए अभी हमने पढ़ा बंदरगाह कौन सा था, तो गिवन ऑप्शंस में से आपको देखना है। तो देखिए कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल, राखीगिरी, तो कौन सा था, ऑप्शन सी लोथल। ठीक है, तो लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये हड़प्पा का एक ऐसा साइट था जो पोर्ट के लिए फेमस था, जहाँ से व्यापार होता था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट जो हड़प्पा के साइट्स हैं इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो एंड चूहनदड़ो। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मोहनजोदड़ो और चूहनदड़ो कहाँ का है, तो याद रखना है आपको पाकिस्तान का। ओके, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आता है हड़प्पा, और बलूचिस्तान का सुत्कवा-डोर। ओके, गुजरात का है फेमस लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, राजस्थान का है कालीबंगा, अफगानिस्तान का है शुर्तगाई एंड मुंडीकाक, हरियाणा का है बनवाली। ठीक है, तो अफगानिस्तान में देखिए कौन सा है, शुर्तगोई एंड मुंडीकाक। तो ये जो हड़प्पा के इंपॉर्टेंट साइट्स है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। अभी देखिए अभी हमने कालीबंगा पढ़ा, तो कालीबंगा किससे रिलेटेड था, राजस्थान का है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मिट्टी के पात्र। तो कालीबंगा, ठीक है, जो हड़प्पा का साइट्स है वह किस लिए फेमस हुआ, तो ये फेमस हुआ मिट्टी के पात्र के लिए, यानी कि मिट्टी के बर्तन के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए जो एक्सपेंशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ओके, इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए जो एक्सपेंशन है, जो विस्तार है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये माना जाता है नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उत्तर पश्चिम रीजन जो है भारत का विस्तार है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन कैसे है, तो देखिए इसका एक्सटेंशन कैसे है, तो ट्रायंगल शेप में इसका एक्सटेंशन माना जाता है, विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ईस्टर्न जो साइट है, ठीक है, जो ईस्टर्न साइट है, ओके, कौन सा है, तो आलमगीर उत्तर प्रदेश। तो ईस्टर्न साइट जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कौन सा है, आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, वेस्टर्न साइड देखिए कौन सा है, सो सुतकवा डोर है बलूचिस्तान में। ओके, एंड नॉर्थर्न साइड से देखिए मांदा, जो जम्मू एंड कश्मीर में है। ओके, एंड दक्षिणी साइड जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र का दाइमाबाद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन सिटी, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा नगर है, तो देखिए धोलावीरा, हम्पी, कौसाला, लुम्बिनी। तो देखिए हमने कौन से हड़प्पा साइट्स पढ़ी, तो जो हमने अभी पढ़ी है उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, धोलावीरा। तो धोलावीरा कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो वॉज, तो मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था, तो देखिए मोहनजोदारो का स्थानीय नाम क्या था, मृतकों का टीला, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, माउंट ऑफ द डेड। ओके, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेटल डिड द हड़प्पन गेट फ्रॉम द प्रेजेंट डे ऑफ राजस्थान, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र से कौन सा धातु मिला था उस टाइम, तो देखिए कौन सा धातु मिला था, कॉपर मिला था, और कॉपर के लिए फेमस है राजस्थान, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है, ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन विच इज नॉट लोकेटेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में लोकेटेड नहीं है, तो देखिए शुर्तगोई, बालाकोट, कोट दीजई, चुंदारो, ठीक है। तो देखिए ये सब हमने पढ़ा था। तो अब देखिए ऑप्शन ए जो है शुर्तगोई, ये कहाँ पर है, तो ये देखिए ये अफगानिस्तान का है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो पाकिस्तान का साइट नहीं है, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल इज डन इन साइंस ऑफ, तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो देखिए ऐतिहासिक जो लेख होते हैं ना, जब उनका संरक्षण किया जाता है, ओके, तो उस साइंस को, उस लॉजी को क्या कहा जाता है, तो म्यूजियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि संग्रहालय विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो देखिए म्यूजियोलॉजी क्या है, तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण जिसमें संग्रहालय के प्रबंध एवं संकलन का अध्ययन होता है, यानी कि म्यूजियोलॉजी क्या होता है, जिसमें कंजर्वेशन किया जाता है हिस्टोरिकल आर्टिकल्स का और उसका मैनेजमेंट का, ठीक है। तो उसकी स्टडी क्या कहलाता है, म्यूजियोलॉजी, यानी कि संग्रहालय। तो देखिए म्यूजियम वगैरह होते हैं ना, तो उसमें जो पुरानी चीज़ें होती हैं, हिस्टोरिकल आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, उनको सहेज के रखा जाता है, ठीक है। तो म्यूजियोलॉजी, ओके, तो इस तरीके से आपको याद रहेगा। आइकोनोग्राफी देखिए क्या है, जिसमें स्टडी करते हैं हम मूर्ति एवं कलाकृतियों की, यानी कि स्टडी ऑफ आइडल्स एंड आर्ट क्राफ्ट का जिसमें हम पढ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं आइकोनोग्राफी, ठीक है। मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमनिस्टिक क्या है, तो देखिए जिसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज यूज्ड इन डिफरेंट पीरियड, तो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स में जो करेंसीज यूज होती थी उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, ओके। तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए एपिग्राफी, ओके, तो एपिग्राफी में किसी भवन या स्मृति चिन्ह पर अंकित किया हुआ कोई ऐसा लेख जो किसी प्राचीन लिपि में अंकित हो, उसको पूरा लेख कहा जाता है, यानी कि एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट पे कोई ऐसा आर्टिकल लिखा हो, ठीक है, डिफरेंट किसी लिपि में, तो उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक कौन थे, तो पहले महानिदेशक देखिए किनको माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू द वेदांगा विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट रिचुअल, तो वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद कर्म कांड को दर्शाता है, यानी कि जो रिचुअल्स को दर्शाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि कल्प। तो देखिए वेद के संदर्भ में जो कल्प एक शब्द है जो किसको डिनोट करता है, अनुष्ठान को, यानी कि रिचुअल्स को, ठीक है। तो कल्प किससे रिलेटेड है, वेदों में, वेदों के अकॉर्डिंग रिचुअल्स से रिलेटेड, ठीक है, अनुष्ठान। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। तो देखिए वैदिक सिविलाइजेशन जो था इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेके 600 बीसी का, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ओके। वेद का मतलब देखिए क्या माना जाता है, तो वेद का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। 4 वेदों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ओके। ऋग्वेद जो सबसे पुराना है वो कौन सा है, ऋग्वेद, यानी कि ओल्डेस्ट है ऋग्वेदा, और इसमें पढ़ते हैं हम लोग 10 मंडल 1028 सूक्त पढ़ते हैं, जिसको मंत्र भी कहा जाता है। तो 1028 सूक्त होते हैं एंड 10 इसमें मंडल होता है, ठीक है। पहला और जो 10वां मंडल है उसको सबसे न्यू माना जाता है ऋग्वेद का। तो ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेदा के जो सिंगर्स हैं, यानी कि ऋग्वेदा को जो पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको होर्थ कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेदा का उपवेद कौन सा है, तो देखिए ऋग्वेदा का उपवेद कौन सा है, आयुर्वेदा, जो आजकल बहुत ज्यादा यूज करते हैं लोग मेडिसिन में, ठीक है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ओके।
अगला देखिए सामवेद। तो सामवेद रिलेटेड है म्यूजिक से, यानी कि सामवेद में म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड बातों को पढ़ा जाता है। यजुर्वेद जो है इसमें यज्ञ के विधियों का वर्णन होता है, किस तरीके से आपको यज्ञ करना है, क्या क्या मंत्र हैं, ठीक है, तो यजुर्वेद में इसको पढ़ा जाता है। अथर्ववेद देखिए रिलेटेड है जादू टोना वशीकरण आदि का वेद है ये, जो सबसे बाद में आया था, ठीक है। तो देखिए धीरे धीरे जो चीजें थी ना, फिर जादू टोने पे पहुंच गई, बहुत ज्यादा आडंबर होने लगा था, ठीक है। तो अथर्ववेद में किसकी पढ़ाई करते हैं, जादू टोना वशीकरण आदि का ये वेद है, जो सबसे लास्ट में आया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है। द वेदा विच डील्स विद द रिचुअल्स इज नोन एज, ठीक है, जो धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है, तो कौन सा वेद था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, सो ऑप्शन बी यानी कि यजुर्वेद, राइट। नेक्स्ट है, द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1,000 ऑफ हिम, व्हाट इज कॉल्ड देम। तो ऋग्वेद में 1,000 से अधिक स्तुति शामिल की गई है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए ऋग्वेद में 1,000 से अधिक स्तुति शामिल की गई है, उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सूक्त, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेद डील्स विद म्यूजिक, जो म्यूजिक से डील करता है, तो म्यूजिक से डील कौन करता है, ओके तो सामवेद, यानी कि एस फॉर संगीत, एस फॉर सामवेद, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हिम आर कॉल्ड। तो वैदिक सूक्तों के प्रमुख संग्रह को क्या कहते हैं। तो देखिए वैदिक जो सूक्त होते हैं उनके प्रमुख संग्रह, यानी कि जो उनके मेन संग्रह है, उसको क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वैदिक सिविलाइजेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड अलोंग द रिवर। अब देखिए भारत में जो वैदिक सभ्यता है, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी, तो कौन सी नदी के किनारे माना जाता है, तो ऑप्शन डी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है। तो देखिए भारत में जो वैदिक सभ्यता है ये सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई है, और इसका स्रोत कहाँ से पता लगता है, तो ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है उसमें सरस्वती का उल्लेख किया गया है, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज गिवन एज गुरु दक्षिणा टू गुरु द्रोणाचार्य बाय द पांडव। तो पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था। तो कौन सा शहर दिया गया था, जो आजकल जो बहुत फेमस है, गुड़गांव, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिफ्थ इनकारनेशन ऑफ विष्णु इज नोन एज। तो विष्णु के जो पांचवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं, तो विष्णु का जो पांचवा अवतार है वो किसको माना जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि वामन, ओके। तो देखिए विष्णु भगवान जी जो थे ना, इनके 10 अवतार थे, कौन कौन से, तो देखिए मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कलिक माना जाता है, ठीक है। तो ये जो विष्णु भगवान है उनके 10 अवतार थे, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विथ विच रिलीजन इज कैवल्य एसोसिएटेड। तो कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो देखिए कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन बी यानी कि जैनिज्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर बात हो रही देखिए जैन रिलीजन की, तो जैन रिलीजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए जैन धर्म का जो वास्तविक प्रचार हुआ था, ओके, वो 6th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि 6 BC में हुआ था, ठीक है। और जैन परंपरा के अनुसार जो जैन धर्म के कितने तीर्थकार थे, तो देखिए 24 तीर्थकार हुए थे जैन धर्म के। पहले तीर्थकार थे ऋषभ देव, ठीक है, और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, ठीक है। और देखिए इनका चिन्ह क्या था, तो इनका चिन्ह जो था ना वो सांड था, ओके। 23rd तीर्थकार जो थे वो थे पार्श्वनाथ, और इनका जो सिंबल क्या था वो था सर्प, यानी कि स्नेक। 24 तीर्थकार यानी कि 24 तीर्थकार कौन है, तो महावीर स्वामी हैं, जिनको हम लोग मेनली पढ़ते हैं, और इनका सिंबल क्या है, तो इनका सिंबल है सिंह, यानी कि लॉयन, ओके ओके। तो देखिए महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व के बिहार के कुंडल ग्राम में, ठीक है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी जो थे उनकी मम्मी का क्या नाम था, उनके पापा का क्या नाम था, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो आपको याद रखना है बिहार के कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। और महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, ओके। तो महावीर के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, राइट। अब देखिए महावीर जब 30 वर्ष के थे तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद उनके जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका, नंदी वर्मन नाम था, उनकी अनुमति लेकर ना ये सन्यास चले गए, ठीक है। तो इन्होंने सन्यास स्वीकार कर लिया। पहले इन्होंने एक वस्त्र धारण किया, ठीक है। तो पहले देखिए इन्होंने वस्त्र धारण किया,
फिर 13 माह इन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और नग्न अवस्था में ये बिल्कुल रहने लगे। और 12 वर्षों की जब इन्होंने कठिन तपस्या के बाद ना महावीर ने एक नदी के तट पर स्थित साल वृक्ष के नीचे ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति की। ठीक है, तो जैन धर्म में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है, तो कैवल्य कहा जाता है। अभी पीछे यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, कौन से पेड़ के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इसी समय के पश्चात महावीर को, ठीक है, क्या क्या कहा गया, महावीर को क्या क्या ज्ञान हुआ, तो देखिए जिन यानी कि विजेता, अहर्थ जिसे पूज्य, और निर्गंथ यानी कि बंधनहीन। ठीक है, अब देखिए जिन के आधार पर ही महावीर के अनुयायी जैन कहलाए और महावीर के द्वारा चलाया गया धर्म क्या कहलाया जाने लगा, फिर जैन धर्म के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जैन रिलीजन से बेसिक बिल्कुल याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द जैन फिलोसफी द टर्म जिन मीन्स, तो जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या है, अभी हमने पढ़ा था। तो जिन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन बी यानी कि विजेता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट तीर्थकार ऑफ जैनिज्म, तो जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसको माना जाता है, तो देखिए जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसको माना जाता है, अभी हमने पढ़ा था ऋषभ देव। ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखिए जो वर्ड है जैन, ये कहाँ से निकल के आया है, तो ये एक संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, कॉन्कर यानी कि विजेता। और फर्स्ट तीर्थकार कौन है जैनिज्म के, अभी हमने पढ़ा था कौन, ऋषभ देव थे, जिनको आदि देव भी कहा जाता था, आदि नाथ भी कहा जाता था। ओके, और जो लास्ट तीर्थकार थे तो वो कौन थे, महावीर स्वामी, जिनके बारे में हम लोग अब ज्यादा पढ़ते हैं, महावीर स्वामी के बारे में। तो ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कलेक्टिव टर्म यूज बाय जैन फॉर देयर सेक्रेड बुक्स इज, सो जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का यूज किया जाता था, तो कौन से शब्द का यूज किया जाता था, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी कि अंगास, अंग। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वॉज द बैटल फॉर बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 BC, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था, तो देखिए कौन सी रिवर पे लड़ा गया था, और इंपॉर्टेंट बैटल्स वाले पे भी हमने इसे पढ़ा था। सो ऑप्शन डी यानी कि झेलम रिवर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द बैटल फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 BC, तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी पे लड़ा गया था, कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, तो देखिए कौन सी नदी के किनारे, सो ऑप्शन डी यानी कि झेलम रिवर पर। ठीक है, सो द बैटल बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 BC वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर झेलम, तो रिवर झेलम का जो किनारा था वहां पर इसको लड़ा गया था, जिसको वितस्ता नदी भी कहा जाता है। और इसी वजह से ये जो युद्ध था इसको क्या बोला जाता है, बैटल ऑफ वितस्ता या हाइडेस्पेस का युद्ध। ठीक है, विनर कौन रहा इसमें, तो अलेक्जेंडर रहा। तो ये बात आपको याद रखना है कि हाइडेस्पे का जो युद्ध है यानी कि बैटल ऑफ वितस्ता है, इट इज फॉट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड किंग पोरस इन 326 BC, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा का वास्तविक नाम क्या था, तो देखिए गौतम बुद्धा का वास्तविक नाम क्या था, तो ऑप्शन ए यानी कि सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम था। सो देखिए अबाउट बौद्ध रिलीजन, अब हम पढ़ लेते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। तो देखिए बर्थ इनका कब हुआ था, 563 BC में, कहाँ पर, लुम्बिनी में, जो कपिल वस्तु के पास है, कहाँ पे, नेपाल में। ओके, डेथ कब हुई उनकी, तो 483 BC में कुशीनगर में 80 साल की उम्र में। और कुशीनगर क्या है, मल महाजनपद का क्षेत्र था। फादर देखिए इनके कौन थे, शुद्धोधन थे। और कौन से कुल को ये बिलोंग करते थे, तो शाक्य कुल को। मदर का नाम क्या था इनकी, तो महामाया। ओके, और कोली वंश से ये रिलेटेड थी और जिनकी बाद में मृत्यु हो जाती है। जो इनकी स्टेप मदर थी यानी कि इनकी सौतेली माता जो थी, प्रजापति गौतमी, बाद में इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जो इनकी मौसी कहलाई, राइट। चाइल्डहुड नेम क्या था इनका, तो सिद्धार्थ नाम था। वाइफ इनकी थी यशोधरा। चाइल्ड का नाम क्या था, राहुल, जिसको इन्होंने नाम दे दिया था एक और बंधन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बेसिक रिलेटेड टू गौतम बुद्धा आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है देखिए द प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ वाज अ ग्रोव नोन एज, तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल एक वन था जिसके नाम से जाना जाता था। तो देखिए लुम्बिनी जो क्या था, एक वन था। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए गौतम बुद्ध से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो देखिए गौतम बुद्ध ने जब अपना घर को त्याग किया था, जब अपना घर को छोड़ा था 29 साल की उम्र में, तो उस प्रोसेस को, ठीक है, उस क्रिया को क्या कहा गया, तो महाभिनिशीक्रमण कहा गया। ठीक है, इनके जो पहले गुरु थे कौन थे, तो देखिए अलार कलम थे।
इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो हुई बोध गया बिहार में। कौन से पेड़ के नीचे, तो पीपल ट्री के पेड़ के नीचे, ठीक है। 35 साल के ये थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इनके ज्ञान को क्या कहा गया, तो बुद्धत्व कहा गया, और गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। प्रथम उपदेश इन्होंने अपने कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिया था। इनका मेन एम क्या था कि निर्वाण की प्राप्ति हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको गौतम बुद्ध से रिलेटेड याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पेट्रोनोनिज्ड बाय, तो कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को डैश द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके, यानी कि ये रिलेटेड है बौद्ध की समितियां से। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जब गौतम बुद्ध जी की डेथ हो जाती है तो उनका जो बौद्ध होता है धर्म, उसको संरक्षण देने के लिए डिफरेंट राजा ने अपनी समितियां ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि अजात शत्रु। तो सबसे पहला संरक्षण कौन देता है, अजात शत्रु देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्धा टीचिंग आर फाउंड मेनली इन, तो गौतम बुद्धा के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो गौतम बुद्धा की जो टीचिंग है, ओके, ये मुख्य रूप से किसमें पाए जाते हैं, तो देखिए ये पाया जाता है ऑप्शन डी, यानी कि सूत पिटक में। सूत पिटक देखिए क्या होता है, जिस तरीके से आजकल बुक्स होती हैं उसी को ये पिटक वगैरह कहा जाता है। तो सूत पिटक में गौतम बुद्ध जी के जो टीचिंग्स हैं ये पाई जाती हैं, ठीक है। सो बौद्ध की जो इंपॉर्टेंट समितियां हैं इसे अब हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए 4 इंपॉर्टेंट जो बौद्ध समितियां हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध समिति जो हुई थी, ओके, ये कहाँ पे हुई थी, तो देखिए ये हुई थी राजगृह में, यानी कि राजगृह कहाँ पे है, बिहार में, ओके। और कौन से टाइम पे, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। दूसरी जो हुई थी 383 ईसा पूर्व में। थर्ड जो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। और चौथी जो थी ना, ये ईसा की प्रथम शताब्दी के बीच में इसको किया गया था। तो देखिए ये जो तीनों जगह है ना, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, ये बिहार में है। एक बिहार के बाहर हुआ था, कौन सा, कुंडल वन में, ठीक है। किसका शासन काल चल रहा था उस टाइम, तो देखिए अजात शत्रु का चल रहा था। पीछे अभी हमने यही क्वेश्चन पढ़ा कि पहली बौद्ध समिति में किसने संरक्षण प्रदान किया, बौद्ध धर्म को, तो अजात शत्रु ने। दूसरी जो समिति हुई कालाशोक ने। तीसरी जो हुई अशोक ने। चौथी जो हुई कनिष्क ने, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ओके। अध्यक्ष देखिए कौन था, तो महाकश्यप थे पहली में। दूसरी में सबाकामी। तीसरी में मोंगली पुत्र तिस। और चौथी में वसुमित्र, जिन्हें अश्वघोष भी, ठीक है। तो कभी कभी अश्वघोष भी आ जाता है आंसर में, कभी कभी वसुमित्र भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बौद्ध समितियां से रिलेटेड याद रखना है। सो एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में ये है पार्ट 1। इसके आगे का हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।